तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जिनयू और डोंग का डिवोर्स हो जाता है और अब हेनरी हमें बताता है कि यहाँ पर अब सब कुछ पीसफुली चल रहा है। मदर ने अब अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना स्टार्ट कर दिया है और तो और मदर ने अपने कॉलेज में जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए एक संस्था भी बनाई है और अब उस संस्था के जरिए मदर हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती रहती है। और मैं यह सब देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अब मदर को यहाँ पर अपनी लाइफ में एक नया मकसद मिल चुका है और अब वह यहाँ पर मेरे जाने के बाद भी अपनी संस्था की मदद से जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करती रहेंगी। अब हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि पुलिस ने मिस्टर मा के लिए एक अरेस्ट वारंट निकाला होता है और वह हर जगह पर मिस्टर मा को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं पर हॉस्पिटल में बेड के ऊपर बैठा सैम यह न्यूज देख रहा होता है और तभी उस जगह पर सभी लोग सैम से मिलने के लिए आते हैं। अब हेनरी हमें बताता है कि यहाँ पर उस फाइट के दौरान सैम को ज़्यादा इंजरी नहीं हुई थी, जिस वजह से सैम इस बार के अपने टूर्नामेंट में बिना किसी प्रॉब्लम के पार्टिसिपेट कर सकता है। हम सभी लोग सैम को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, पर सैम को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिनयू लिनसाओ और जियांसू के साथ एक जगह पर आई हुई होती है। तभी लिनसाओ बोलती है आखिर वह लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। जियांसू उसे बताती है कि यहाँ पर उन्हें अपनी संस्था की ओर से एक काम करना है। यह सुनते ही लिनसाओ बोलने लगती है वह लिचैन से मिलने के लिए जा रही थी, पर जियांसू उसे पकड़कर अपने साथ यहाँ ले आई और जियांसू की यही आदत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब यह देखकर जिनयू उसे वहां पर शांत करती है। तभी अचानक से उन तीनों को वहां पर किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही वह तीनों काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने चारों ओर देखने लगती है और तभी जिनयू को एक घर के अंदर से वह आवाज आते हुए सुनाई देती है, इसीलिए वह उस घर का दरवाजा पीटती है। तभी एक पर्सन उस घर का दरवाजा खोलता है और अब अचानक से जिनयू की नज़र घर के अंदर मौजूद एक छोटे से बच्चे के ऊपर पड़ती है जिसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई होती है और वही उस जगह पर चिल्लाते हुए रो रहा होता है। अब जिनयू गुस्से में उस पर्सन से बोलती है क्या अभी तुम इस बच्चे को यहाँ पर मार रहे थे। वह पर्सन बोलता है यह तुम क्या बकवास कर रही हो, आखिर मैं इसे क्यों मारूंगा। जिनयू बोलती है अभी यह काफ़ी जोर जोर से चिल्लाते हुए रो रहा था और तो और इसके बॉडी के ऊपर कई सारे चोट के निशान हैं। वह पर्सन बोलता है मुझ पर इस तरह इल्जाम लगाना बंद करो, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, यह बस खेलते खेलते यहाँ पर नीचे गिर गया था जिस वजह से इसे यह चोट लग गई और इसीलिए यह रो रहा था, मैं बस इसे यहाँ पर चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तभी उस जगह पर भागते हुए जियांसू भी आ जाती है और अब वह उस बच्चे को देखते हुए उस पर्सन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है आखिर बस गिरने से यहाँ पर इस बच्चे को इतनी ज्यादा चोट कैसे लग सकती है और तो और यह निशान हाल फिलहाल में लगे हुए चोटों के नहीं है। अब जियांसू जब तक उस पर्सन से बात कर रही होती है तब तक जिनयू भागते हुए उसके घर में घुस जाती है और अब वह उस बच्चे के पास जाते हुए उससे बोलती है क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें यह चोट कैसे लगी। अब वह बच्चा अपना नाम येजुन बताता है। वहीं पर वह काफी ज्यादा डरा हुआ होता है जो देखते ही जिनयू उससे दोबारा पूछती है तो मुझे बताओ आखिर तुम्हें यह चोट कैसे लगी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। पर तभी येजुन जिनयू के पीछे खड़े उस पर्सन को देखता है जो कि गुस्से में येजुन को देख रहा होता है और अब उस पर्सन को देखकर जुन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलता है कि मैं बस खेलते खेलते नीचे गिर गया था जिस वजह से मुझे यह चोट लगी। दूसरी ओर लिनसाओ ने वहां पर चाइल्ड अब्यूज का रिपोर्ट कर दिया होता है जिस बारे में सुनते ही कुछ लोग उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए लोग जियांसू, लिनसाओ और जिनयू के साथ एक जगह पर खड़े होते हैं। वहीं पर जिनयू गुस्से में उनके ऊपर चिल्लाते हुए बोल रही होती है आखिर तुमने उस पर्सन को अरेस्ट क्यों नहीं किया। अभी वह दोनों पर्सन जिनयू को बताते हैं कि कई और सारे लोगों ने इस पर्सन के ऊपर चाइल्ड अब्यूज का कंप्लेन किया है और हम लोग काफी लंबे समय से इस पर्सन के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, पर यह पर्सन हर बार किसी न किसी तरीके से बच जाता है और तो और यहाँ पर रहने वाले नेबर्स भी इस पर्सन के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, जिस वजह से हमारे पास इस पर्सन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसीलिए हम इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और अब वह लोग जिनयू को बताते हैं कि वह जो पर्सन है वह जुन का अंकल है और उसके अलावा जुन का इस दुनिया में कोई भी नहीं, जिस वजह से जुन भी अपने अंकल के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर पुलिस ने उसके अंकल को गिरफ्तार कर लिया तो वह यहाँ पर अकेला रह जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जिनयू और जियांसू जुन के बारे में वहाँ पर बात कर रही होती है। वहीं पर बगल में बैठा हेनरी सब कुछ सुन रहा होता है और अब वह बोलता है मेरे पास एक आइडिया है और वह पर्सन मुझे यहाँ पर पहचानता भी नहीं है तो मैं शायद से आप लोगों की मदद कर सकता हूँ।
अब दिखाया जाता है कि हेनरी अपने साथ लिचैन को लेकर उस पर्सन के घर पहुंच चुका होता है और अब वो उस पर्सन से बोलता है कि उनके कॉलेज से होमवर्क मिला है कि उन्हें एक छोटे बच्चे का इंटरव्यू लेना है। एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें हमें उस छोटे बच्चे की पसंद और नापसंद के बारे में रिकॉर्ड करना है। इसीलिए वह जुन का इंटरव्यू लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई भी छोटा बच्चा नहीं है और इसके लिए वह उस पर्सन को काफ़ी अच्छा पे भी करते हैं। अब पैसे देखते ही वह पर्सन वहाँ पर उन दोनों को जुन के साथ बात करने देने के लिए तैयार हो जाता है और अब लिचेन वहाँ पर अपने कैमरे का सेटअप करके उस पर्सन के साथ बात करने लगता है। दूसरी ओर हेनरी जुन के साथ बैठा उसे कुछ पेपर्स दिखा रहा होता है, जिन पेपर्स को देखकर जुन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है पर वह उनके ऊपर साइन कर देता है। और अब दिखाया जाता है कि इंटरव्यू खत्म करने के बाद हेनरी और लिचेन वहां से जाने लगते हैं। वहीं पर जाने वक्त वह जुन को एक डॉल गिफ्ट करते हुए बोलते हैं, तुमने यहाँ पर हमारा होमवर्क करने में हमारी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें यह गिफ्ट देना चाहता हूँ। और अब हेनरी उसे वह डॉल देकर वहां से जाने लगता है। वहीं पर जुन हेनरी को काफी ज्यादा डरी सहमी सी नजरों से देख रहा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन पुलिस वाले उस पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें उस पर्सन के खिलाफ सबूत मिल चुका होता है। और अब हमें बताया जाता है कि जब हेनरी ने जुन को उन कागजों पर साइन करने के लिए दिया था तब उन कागजों पर लिखा हुआ था कि वह जुन को एक कैमरा देने वाले हैं, जिस कैमरे को जुन को एक ऐसी जगह पर रखना है जहां पर से वह कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करे और अगर उसके अंकल यहां पर उसे मारते हैं तो उसके अंकल को यहां पर इसकी सजा मिलेगी और जुन को यहां पर ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसके अंकल के यहां से चले जाने के बाद भी वह लोग उसका ख्याल रखेंगे। अब यह सब पढ़ने के बाद जुन वहां पर हेनरी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अब इंटरव्यू खत्म करके जाने वक्त हेनरी उसे जो डॉल देता है उस डॉल के अंदर एक कैमरा सेट होता है और उसी कैमरे की रिकॉर्डिंग की वजह से जुन के अंकल को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद जिनयू जुन को अपने घर ले आती है और अब कुछ दिनों तक जिनयू जुन को अपने साथ रखती है। वहीं पर जिनयू के द्वारा बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन को अब तक जितने भी पैसे मिले होते हैं जिनयू उसका यूज करते हुए एक ऑर्फनेज खोलती है जिसका नाम वह डांडिलियन चिल्ड्रन होम रखती है और अब जुन बाकी सभी बच्चों के साथ उसी ऑर्फनेज में रहना स्टार्ट कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हेनरी जिनयू के साथ मिलकर उस ऑर्फनेज को सजा रहा होता है, तभी हमें हेनरी के लाइफ का काउंटडाउन दिखाया जाता है और अब हमें पता चलता है कि हेनरी के पास जिंदा रहने के लिए अभी टोटल 13 साल का टाइम बचा हुआ होता है, पर कुछ सेकंड्स के अंदर ही वह 13 साल का टाइम 1 महीने में बदल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फॉलन स्टार एक कमरे में एक लड़की के सामने खड़ा ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हुए बोल रहा होता है। पुरानी कहानियों के हिसाब से जब भी तुम किसी टूटते हुए तारे से कोई इच्छा मांगते हो तो तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो जाती है। यह बात सच है पर पूरी तरीके से सच नहीं। लोगों को यह तो पता है कि टूटते हुए तारे से इच्छा मांगने पर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती है, पर लोग यह नहीं जानते कि उन्हें यहाँ पर कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता है। उन्हें अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ का एक हिस्सा देना पड़ता है, जिससे उनकी लाइफ के कुछ साल कम हो जाते हैं। और यही हम फॉलन स्टार का रूल है, हम लोगों की इच्छा को पूरा करते हैं पर उनसे उनकी लाइफ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अब वह काफ़ी तेजी से उड़ते हुए उस लड़की के पास आता है और बोलता है, आज से तुम भी हमारी टीम को ज्वाइन कर रही हो तो लोगों की इच्छाओं को पूरा करके उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ, जिसके बदले तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में लाइफ एनर्जी मिलेगी। पर उस लड़की को वहाँ पर फॉलन स्टार से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। यह देखते ही फॉलन स्टार बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें कोई काम सौंपने से पहले तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। और अब वह अपने पास से हेनरी का टैबलेट बाहर निकालते हुए बोलता है, यह एक फाइल है जिसमें मैंने एक पर्सन की इच्छा को पूरा करके उसके लाइफ के कुछ पोर्शन को खा लिया है, तो तुम्हें इसे अच्छे से एग्जामिन करना है और आज से यहाँ पर हेनरी के फाइल को तुम संभालोगी। अब वह लड़की जैसे ही हेनरी के फाइल को ओपन करती है वह बोलती है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है या फिर इस टैबलेट का सिस्टम खराब हो गया है। यह बोलते हुए वह फॉलन स्टार को वह टैब दिखाती है और अब फॉलन स्टार देखता है कि हेनरी के पास बस 1 महीने का ही लाइफ बचा हुआ होता है और उसके लाइफ का काउंटडाउन काफी तेजी से कम होते चला जा रहा होता है। यह देखते ही वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, आखिर मैंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अब दिखाया जाता है कि फॉलन स्टार हेनरी से मिलने के लिए आया हुआ होता है और अब वह हेनरी को उसका फाइल दिखाते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, यह 1 महीना स्टार्ट होने से पहले मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए था और तुम्हें एक और बार ऑफर देना चाहिए था, पर मैं अपने काम में काफी ज्यादा बिजी हो गया था, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाया। दूसरी ओर अपने लाइफ के काउंटडाउन को देखकर हेनरी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। वहीं पर अब उसके पास बस 30 दिन का ही टाइम बचा हुआ होता है और अब वह बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है,
मेरी लाइफ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है? क्या मैं किसी तरीके से इसे रोक नहीं सकता हूँ? तभी फॉलन स्टार बोलता है, पहले मुझे लगा था कि तुम्हारे कॉलेज में ही कुछ लोगों को तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है, पर अचानक से यहाँ पर जिन्यू काफी ज्यादा फेमस हो गई, जिस वजह से इस दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं जिन्हें फॉलन स्टार के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पता है, वह समझ गए कि तुम और जिन्यू दोनों में से किसी ने फॉलन स्टार कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, जिस वजह से यहाँ पर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में जोड़े गए एडिशनल रूल की वजह से जितने भी लोगों को तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चलता, तुम्हारी लाइफ से उतने महीने कम होते चले जाते, जिस वजह से कुछ दिनों के अंदर ही तुम्हारी पूरी लाइफ एनर्जी यहाँ पर खत्म हो गई और अब तुम्हारे पास बस 30 दिन का ही टाइम बचा हुआ है और अब तुम यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी नहीं कर सकते हो। वहीं पर यह सब सुनकर हेनरी काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रही होती है। अब हेनरी की यह हालत देखते ही फॉलन स्टार बोलता है, तुम्हारे पास यहाँ पर जितने भी दिन बचे हुए हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, जिससे बाद में तुम्हें यहाँ पर कोई भी रिग्रेट ना हो। यह बोलते हुए फॉलन स्टार वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर उसे हेनरी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, पर अब वह कुछ नहीं कर सकता था। अब हमें 3 दिन के बाद काउंटडाउन डे नंबर 27 दिखाया जाता है, जिसमें हेनरी के कॉलेज के सभी लोग कॉलेज के बाहर किसी पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हंस रहे होते हैं। तभी जियांसू उस जगह पर आती है और अब वह देखती है कि हेनरी उसके बाइक के ऊपर बिल्कुल रॉक स्टार बनकर बैठा हुआ होता है और उसी को देखकर सभी लोग वहां पर हंस रहे होते हैं। और अब हेनरी वहां पर डांस करते हुए बोलता है, तो जियांसू तुम्हें मेरा यह नया लुक कैसा लगा? वहीं पर हेनरी की यह हरकतें देखकर जियांसू को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर तुम यह सब कर क्या रहे हो? तभी हेनरी अपना रॉकस्टार वाला कॉस्ट्यूम उतार कर फेंकते हुए बोलता है, मैं बस यहाँ पर थोड़े मजे करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहा था, इसीलिए जियांसू मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया, तो फिर क्यों ना तुम मेरे साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर चलो। और अब हमें दिखाया जाता है कि हेनरी जियांसू को अपने साथ लेकर एक काफी ज्यादा खूबसूरत जगह में आया हुआ होता है। वहीं पर जियांसू बोल रही होती है, आखिर इस टाइम हेनरी उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है? इस टाइम इस जगह पर काफी ज्यादा सर्दी होती है। हेनरी बोलता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक साथ इस जगह पर आएंगे और मैं यहाँ पर अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। जियांसू बोलती है, यह तो बहुत ही ज्यादा पुरानी बात है, तो सच सच बताओ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी हेनरी जियांसू को गले लगाते हुए बोलता है, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर इस जगह पर आ गया। अब यह देखते ही जियांसू वहां पर घबरा जाती है और अब वह धक्का देते हुए हेनरी को खुद से दूर करती है, जिससे हेनरी पानी में गिर जाता है। और अब हेनरी वहां पर अपने कपड़े चेंज करने के लिए एक होटल बुक करता है और अब दिखाया जाता है कि वहां पर शाम हो चुकी होती है, जिस वजह से वह बाइक पर बैठकर अपने घर नहीं जा सकते थे, इसीलिए वह फैसला करते हैं कि आज की रात वह यहीं पर रहेंगे। और अब हेनरी जियांसू के लिए स्पेशल बारबेक्यू बनाता है। वहीं पर जियांसू को यह सभी चीजें काफी ज्यादा अजीब लग रही होती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हेनरी उस जगह पर काफी अजीब बिहेव कर रहा होता है और आज अचानक हेनरी उसे इस जगह पर लेकर आ गया जिस जगह पर वह और हेनरी पहली बार मिले थे। अब दिखाया जाता है कि खाना खाने के बाद जियांसू जाकर सो जाती है और अब आधी रात में उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि हेनरी बाहर बालकनी में बैठा हुआ होता है। वहीं पर वह काफी ज्यादा उदास होता है। यह देखते ही जियांसू उसके पास एक ब्लैंकेट लाकर उसे उड़ाती है और अब वह भी हेनरी के साथ वहां पर बैठ जाती है। तभी हेनरी आसमान को देखते हुए बोलता है, यह नजारा सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तभी जियांसू बोलती है, तो मुझे बताओ आखिर यहाँ पर तुम्हारे पास कितने दिन बचे हुए हैं? यह सुनते ही हेनरी बोलता है, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? अब तक यहाँ पर मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ है, मैं बस यहाँ पर अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तभी जियांसू उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोलती है, मुझे पता है अब तुम यहाँ पर मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। और अब जियांसू वहाँ पर रोते हुए बोलती है, आखिर हेनरी ने उससे यह बात क्यों छिपाई? आखिर उसने उसे क्यों नहीं बताया कि अब उसके जाने का टाइम हो गया है? यह सुनते ही हेनरी भी वहाँ पर रोने लगता है। वहीं पर वह रोते हुए बोल रहा होता है, मैं काफी ज्यादा डर गया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पर इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।